हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इश्क वर्से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 32 के साथ। मुंबई एयरपोर्ट रात के करीबन 12 बज रहे थे। वहाँ एक प्राइवेट जेट लैंड करती है। प्राइवेट जेट के लैंड करते ही आसपास के जितने भी गार्ड थे तो वो जाकर उस जेट के पास खड़े हो जाते हैं। तभी जेट का दरवाज़ा खुलता है और कई सारे बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं ब्लैक कपड़ों में। और उनके बीच से ही एक आदमी, जो कि इस वक्त वाइट कपड़े पहन रखे थे ऊपर से लेके नीचे तक, बिजनेस सूट पहन रखा था और चेहरे पर वाइट कलर की ही मास्क थी। और लेकिन आंखों में एक क्रुअल्टी साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखें रेड थी। कहने को तो ये वाइट कपड़ों में एंजल की तरह था, लेकिन एंजल के भेष में शायद शैतान। उसकी आंखें देखकर पता चल रही थी। उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा, हर तरह की चीज़ें नजर आ रही थी। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। उसके बॉडीगार्ड उसको चारों तरफ से कवर कर रखा था। तभी एयरपोर्ट के बाहर कई सारी कारें आके रुकती हैं। उनमें से बीच के दरवाजे को खोला जाता है और वो आदमी उसमें जाकर बैठ जाता है। करीबन एक घंटे बाद करीबन एक घंटे बाद वो एक मेंशन के बाहर पहुंचता है। मेंशन बहुत बड़ा थी, बहुत बड़ा, और वाइट कलर से ही बनी हुई थी पूरी की पूरी। वो मेंशन के अंदर जाता है और जाकर हॉल के सोफे जो लगे थे उनमें से एक सिंगल सोफे पर बड़ी ही शान के साथ एक राजा की तरह बैठ जाता है। तभी मेंशन के अंदर से ही एक कमरे में से एक आदमी बाहर आता है और जैसे ही ये वो इंसान को देखता है ना, वो दौड़ते हुए आता है और आकर ज़मीन पे घुटनों के बल बैठ जाता है और झुकते हुए उसे सलाम करता है। बॉस, आप आ गए। वो आदमी जो था वाइट कपड़ों में, उसे खड़ा होने का इशारा करता है। वो आदमी खड़ा होता है और तोते की तरह बोलना स्टार्ट करता है। बॉस, मैंने सारा कुछ पता कर लिया है। आपने बोला था ना कपूर फैमिली के बारे में पता करने के लिए, पर बॉस बहुत मुश्किलें आई, बहुत। ऐसा लग रहा था जैसे उसे रोकने की कोशिश की जा रही हो। और ये काफ़ी सीक्रेट है, काफ़ी ज़्यादा। ये फैमिली इतनी ज़्यादा सीक्रेट सीक्रेट तरीके से अपने काम करती है ना बॉस, उसको समझ पाना, उसके बारे में पता कर पाना बहुत मुश्किल है। पर मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें कोशिश की है, लेकिन 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 40% चीज़ें मुझे पता चल चुकी है। और आई थिंक आपके लिए ये काफ़ी होनी चाहिए। वो आदमी जो था सोफे पर बैठे हुए था, उसको घूरने लगता है और कुछ कहता नहीं है। वो आदमी फिर से बोलना स्टार्ट करता है, बॉस, वो क्या है ना, वो एक है ना, एक है, वो कपूर फैमिली पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। वो उसकी हर एक लीगल कामों पर या इनलीगल जो भी हो, उस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता है, मतलब गौर करता है। और उनकी चीज़ों को आई मीन मेरा मतलब है कि वो हकला रहा था, बहुत हकला रहा था, डर रहा था, क्योंकि वो आदमी जो सोफे पर बैठे हुए था वो उसके घूरे जा रहा था। बॉस प्लीज़, आपको पता पता है ना। तभी वो आदमी अपनी नज़रें जो है दूसरी तरफ कर लेता है। वो आदमी अपनी नज़रें फेरता है ना, तब जाकर ये आदमी जो है राहत की सांस लेता है और फिर बोलना स्टार्ट करता है। बॉस, एके कपूर फैमिली पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। वो उनके हर एक चीज़ पे नज़र रखता है। अगर कभी भी कपूर फैमिली कष्ट में होती है, किसी भी प्रॉब्लम में होती है, वो उसे बचाने के लिए आ जाता है। और हमारा जो ट्रेन हाईजैक हुआ था, ट्रेन हाईजैक टाइम में हमारे लोगों ने काफ़ी अच्छे से काम किया था, लेकिन एके वहाँ पे पहुँच चुका था। लेकिन बॉस, एक चीज़ समझ में नहीं आई। जब एके ट्रेन में गया था उन लोगों को बचाने के लिए, तो जब ट्रेन रुकी तो वहाँ से अभी कपूर सामने कैसे आई? आई मीन अभी कपूर ट्रेन से बाहर आई थी और उसे गोली लगी थी। गोली नहीं लगी थी, लेकिन हाँ चोट लगी थी शायद। हाँ, चोट लगी थी। और हमारे लोग उसे मारने की कोशिश तो किए थे, लेकिन उसे छोड़कर 2 लोगों को गोली लग चुकी थी। ओके, एके एके जो आदमी सोफे पे बैठा था उसे पलटकर एक बार फिर से देखने लगता है, जैसे बोल रहा हो कि क्या बोला तुमने? वो आदमी दोबारा सेम लाइन को दोहराता है, बॉस, एक ही गया था ट्रेन में सबको बचाने के लिए, लेकिन जब ट्रेन रुकी, एक ही का तो पता नहीं, लेकिन हाँ अभी कपूर बाहर आई थी, उसको चोट लगी थी।
ये सुनते ही वो आदमी काफ़ी गहरी सोच में डूब जाता है और करीबन 2 मिनट सोचने के बाद उसके चेहरे पर एक तिरछी सी शैतानों वाली स्माइल आ जाती है। वो इस वक्त बिना मास्क में था और ये स्माइल देखकर उसके आदमी जो वहाँ पे खड़े थे जैसे मानो कांपने लगते हैं। ये बहुत क्रूर था, बहुत। वो आदमी जो उसको सारी बातें बता रहा था, वो कहता, बॉस आप ठीक है? वो उसका बॉस कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक काम करो, अवी कपूर की फैमिली उसे उठा लो। कि क्या क्या बोल रहे हो बॉस? हाँ, उसकी कमजोरी, उसकी कमजोर कड़ी क्या है पता करो। तब जाकर वही आदमी बताना स्टार्ट करता है, हाँ बॉस मैंने पता किया। अवी कपूर की जो फैमिली है ना, उसमें से 2 लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हालाँकि इम्पोर्टेंट तो सब हैं बॉस, सभी हैं। लेकिन उसके जो करीबी है ना, वो 2 लोग हैं। उसकी छोटी बहन, जो कि उसकी अपनी खून का रिश्ता है और इकलौती भी। और दूसरी उसकी वाइफ़। वाइफ़? हाँ बॉस, उसने एक लड़की से शादी की है आज से लगभग 6 साल पहले। ओह! वाइफ़, वाइफ़, वाइफ़। एक काम करो, 3 साल पहले, 3 साल पहले एक ही गायब हुआ था ना? हाँ, हाँ बॉस। और 3 साल पहले क्या हुआ था? ज़रा अवी कपूर के बारे में पता करो। ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहती है, बॉस मुझे पता था कि आप इस बारे में ज़रूर पूछोगे। कहीं न कहीं मुझे भी शक था कि कहीं एके ही अवी कपूर तो नहीं? तभी मैंने 3 साल पहले की चीज़ें पता करने में लग गया था। और आपको पता है बॉस, 3 साल पहले क्या हुआ था? वो आदमी उसको घूरने लगता है और कहता है, बेवकूफ़! अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें थोड़ी बोलता। ओह! सॉरी बॉस। बॉस वो ना अवी कपूर अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ़ के साथ अ, वैष्णो देवी मंदिर गई थी दर्शन करने। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से मनाली चले गए थे हनीमून पर। हनीमून? हाँ, हाँ, हाँ बॉस। बॉस और वो आदमी दोनों के चेहरे पर एक अजीब-सी स्माइल आ जाती है हनीमून के नाम सुनते ही। ओके, और आगे? बॉस वहाँ पे हम वो गोवा वाले हादसे में जो लोग बच गए थे ना बॉस आपकी तरह, उनमें से एक ने वहाँ पे कांड किया था। ये सुनते ही वो आदमी उसको देखने लगता है और कहता है, कांड? कौन-सा कांड? बॉस, उन लोगों ने उसकी वाइफ़ को उठा लिया था और अवी कपूर को धमकी दिया था एके को बुलाने के लिए। और वो कैसे बुलाती? एक्चुअल में बॉस वहाँ पे कुछ और भी हुए थे और वहाँ पे से एक आदमी हमारे हाथ लग चुके थे। वहाँ से भाग गए थे, तो एक आदमी हमारे हाथ लग गया है। उसने सारी बातें बताई कि अवी कपूर ही एक है और उसकी वाइफ़ को उस दौरान, एक हादसे के दौरान, उन झगड़ों के दौरान वो उस नदी में गिर गई थी और जिसके कारण वो अब जाकर लगभग कुछ दिन पहले उसे मिली है। उसकी याददाश्त शायद चली गई थी और शायद एके का भी कुछ प्रॉब्लम था बॉस। ये तो मुझे पता नहीं कर पाया मैंने कोशिश किया था लेकिन उसकी सारी चीज़ें कपूर से ही रिलेटेड है। कपूर हॉस्पिटल, कपूर फैमिली, कपूर इंडस्ट्री और कपूर मेंशन, मतलब मैं पता नहीं कर पाया। हाँ, जो चीज़ें बाहर की हैं वो मैंने कर लिया। तो उसका बॉस कहता है, बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। एक काम करो, उसकी फैमिली मेंबर में से या यूँ कहूँ कि उनके दोनों इम्पोर्टेंट लोगों में से किसी एक को उठा लो। बॉस, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी अपने लोगों को भेजते हैं। हाँ, लोगों को भेजना। बॉस, एक और बात, एक बार में सब क्यों नहीं बताते? सॉरी बॉस, वो क्या है ना, उसकी जो छोटी बहन है ना, वो सिंघानिया की बेटी से शादी कर चुकी है, वो भी फ़ोर्सफुली। क्या? हाँ, ये कहीं वो राज सिंघानिया तो नहीं? हाँ, हाँ बॉस, राज सिंघानिया वही है। वो आदमी जब ये सुनता है ना, पागलों की तरह हँसने लगता है और हँसते हुए कहता है, क्या बात है! मतलब मेरे सारे दुश्मन एक साथ, बढ़िया है, अच्छी बात है। ये तो बहुत बढ़िया है। एक काम करो ना, ये इसकी छोटी बहन या उसकी वाइफ़ किसी एक को उठा लो,
बाकी के काम तो हम कर ही लेंगे, बहुत मज़े आएंगे, बहुत मज़े। ये बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। उनके जो आदमी थे वो भी हंसने लगते हैं। हंसते हुए कहते हैं, जी बॉस, हम अभी आते हैं। ये बोलकर उनमें से कुछ लोग निकल जाते हैं वहाँ से। वो आदमी जो कि सोफे पर बैठा हुआ था बड़ी शान के साथ, वो हंसते हुए अपने मोबाइल को हाथ में लेता है और लेते हुए किसी की तस्वीर देखते हुए कहता है, क्या बात है अभी कपूर, क्या बात है। फाइनली फाइनली अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। तुम्हें क्या लगा, तुम्हें क्या लगा डबल आइडेंटिटी रखकर हमसे बच जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो मरना ही होगा, सालों पहले ना सही, सालों बाद। तुमने मुझे ठुकराया था ना, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। तुमने तुमने एक लड़की से शादी कर ली और एक लड़की के लिए मुझे ठुकरा दिया। ये तुमने सही नहीं किया, ये तुमने सही नहीं किया। तुम मेरी नहीं हो सकी तो तुम्हें क्या लगा तुम किसी और को कैसे हो सकती हो? अभी कपूर, हाँ, मैंने तुमसे बोला था तुम दिल में राज करती हो, कभी दिमाग पर मत चढ़ना। अगर दिमाग पे चढ़ गई तो तुम्हारे लिए इस दुनिया में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुमने वही काम किया, ये तुमने गलत कर दिया। खैर, मिलते हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द। तुम्हारे पास एक और मौका होगा। अगर तुमने मुझे चुन लिया ना तो मैं तुम्हें ज़िंदगी दूंगा। अगर तुमने एक बार फिर से मुझे ठुकराया तो इस बार मौत तय है। अभी कपूर, तुम अगर अभी कपूर होती तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती, लेकिन तुम अभी एके भी हो। हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम एके हो तो तुम्हारी ज़िंदगी मेरी कैद में है। ये बोलकर वो एकदम शैतानों की तरह हंसने लगता है। तो उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर उसके जो लोग थे वो थर थर जैसे मानो कांपने लगते हैं। वो आदमी बहुत क्रूर था, बहुत। उसके चेहरे के रिएक्शन, आंखों के कलर, हाथों की बंधी मुट्ठियाँ, वो सारी चीज़ें दिखा रही थी कि नहीं, ये इंसान नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये एक साइको पर्सन कह सकते हैं, साइको की तरह बिहेव कर रहा था वहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ कपूर मेंशन में अवनी, अवनी जो है जस्ट अभी कुछ देर पहले ही घर लौटी थी। अपने कमरे में जाती है, जाकर फ्रेश वगैरह होकर कपड़े वगैरह चेंज करके बाहर आती है तो देखती है अनिका सोफे पर बैठकर शायद उसका इंतज़ार कर रही थी या फिर उसे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन अवनी जो है कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप वो अपने कुछ चीज़ें, लैपटॉप और फाइल्स वगैरह कुछ थी जो उसको लेती है और लेकर कमरे से निकलने लगती है। तभी पीछे से अनिका की आवाज़ आती है, कहाँ जा रहे हो आप? अवनी जो है रुक जाती है और बिना पलटे, बिना रुके अम, कहती है, क्यों? मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें उससे क्या? अनिका कहती है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अवनी कहती है, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी? अनिका खड़ी होती है, जस्ट उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बिल्कुल देना होगा। और क्यों देना होगा? क्योंकि क्योंकि तुमने मुझसे शादी की है। अच्छा, शादी करने से तुम्हें कोई लाइसेंस तो नहीं मिल जाता मुझसे हर एक चीज़ पूछने का, सवाल का जवाब देना होगा मुझे इस चीज़ का? अनिका कहती है, ऑफ कोर्स देना होगा, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वाइफ? ये सुनते ही अवनी के चेहरे पर एक दर्द भरी स्माइल आ जाती है और उसको देखते हुए कहती है, वाइफ? रियली? तुम मेरी वाइफ हो? अच्छा, वैसे वाइफ वाला कौन सा काम किया है तुमने, बताओ? वो अपना जो सामान था वहीं टेबल पर रख देती है और अनिका को देखते हुए कहती है, बताओ, तुम मेरी वाइफ हो? चलो ठीक है, मान लिया तुम मेरी वाइफ हो। तो वाइफ वाला काम क्या किया है तुमने? हमारी शादी को लगभग 1 महीने होने वाले हैं। क्या किया है तुमने, बोलो?
क्या मैंने तुमसे बोला कि तुम मेरे साथ चलो? हाँ, मैंने गलती की तुमसे शादी करके, लेकिन उस शादी को कोई देखा भी नहीं था। वो कोई मानने नहीं थी। हमारी फैमिली मेंबर ही तो थे। तुम चाहती तो इस मंगलसूत्र को तुरंत तोड़कर हटा सकती थी। ये सिंदूर को भी साफ कर सकती थी। इसका जब इसका बोझ तुम्हें लेकर ढोने की जरूरत नहीं थी। वो तुम थी जो इस शादी को एक मौका देना चाहती थी, हमारे साथ आना चाहती थी। हाँ, अपनी बहन के लिए ही सही, लेकिन आया तो मैंने तो तुम्हें फोर्स नहीं किया ना। अनिका कहती है, हाँ तो मैंने भी तो एक शर्त रखा था ना कि तुम मुझे टच नहीं करोगी, और जब तक मैं खुद इस रिश्ते को निभाना ना चाहूँ तब तक मुझे किसी भी तरह का फोर्स नहीं किया जाएगा। अवनी कहती है, हाँ, क्या मैंने तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए फोर्स किया? नहीं किया। हाँ, मैं उस दिन थोड़ा सा बहक गई थी, हमारी नज़दीकियाँ हमारी करीबी के कारण। हाँ ठीक है, तुमने थप्पड़ भी मारा, मैंने मान लिया। मैंने कुछ रिएक्ट किया नहीं किया। तुमने बोला तुम किसी से प्यार करती थी। तुमने ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने पहले ये बात बता दी होती तो तुम यहाँ पर नहीं होती। अनिका, तुम्हें पता है, मैंने शादी तो की थी, लेकिन तुम्हें पाने के लिए, ना कि तुम्हें दर्द और तकलीफ देने के लिए। तुम्हें पता है, अगर भाभी में नहीं होती ना, भाभी में नहीं होती तो तुम्हारे हर एक चीज़ का मैं जवाब देती, हर एक चीज़ का। तुम भाभी माँ की बहन हो और उनकी रक्षक भी, तुमने रक्षा किया है उनकी, और ये तुम्हारा एहसान, तुम्हारी फैमिली का ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ दो शख्स हैं, मेरी बहन और मेरी भाभी माँ। तुम्हारा ये एहसान मैं सच में कभी उतारने का मौका मिलेगा ना तो मैं ज़रूर उतार दूंगी। और हाँ, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम। मैं बिजनेस के सिलसिले में महीनों के लिए, कुछ महीनों के लिए बाहर जा रही हूँ। रावी दी यहीं पर रहेंगी। अगर तुम उसे उन्हें पा सको तो पा लेना। ये बोलकर वो वहाँ से निकलने लगती है और जाने से पहले रुकते हुए कहती है, और हाँ, एक बात याद रखना, तुमने आखिरी टाइम ये थप्पड़ मेरे गालों पे मारा, दोबारा कभी ऐसा करना मत। मैंने जो गुनाह किया था तुम्हारे साथ, जो गलती की थी शादी करके, मैंने उसके सज़ा के रूप में इसे पा लिया। तो आगे से ऐसे गलती कभी मत करना, नहीं तो ये अवनी कपूर अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और कहीं तुम्हारे हर एक चीज़ का जवाब मैं देने लगी ना तो तुम झेल नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है अवनी कपूर को संभाल सको, और ना ही तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिटी है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। बोली तो थी उसने, बहुत दर्द था दिल में, बहुत तकलीफ। उसके जाने के बाद अनिका पीछे पलट कर उसको जाते हुए देखती रह जाती है। उसके कानों में जैसे मानो उसकी आवाज़ गूंज रही थी, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, रावी कपूर को पाना चाहती हो तो पा लेना। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो रावी कपूर को पा सकती है? क्या रावी कपूर ये जानते हुए भी कि वो उसकी बहन की वाइफ है, उसकी बहन उससे प्यार करती है, तो क्या उसे अपनाएगी? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट में बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अनिका जो है वो फिर सोफे पर बैठ जाती है और अपने सिर पे हाथ रख लेती है, और वो खुद से कहती है, क्या हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? मैं ये नहीं चाहती। क्यों हो रहा है? क्या सबको पता चल गया है कि मेरे दिल में क्या है? जिसके लिए मैं तड़प रही हूँ उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद वो किसी और के प्यार में डूबा हुआ है, और जो मेरे लिए तड़प रहा है वो मुझे, ये क्या हो रहा है मुझे? वो अपने सिर पे हाथ रखी हुई थी, उसकी आंखों में थोड़ी नमी तो थी,
वो दिखाती नहीं है, वो नमी को नीचे आने नहीं देती और वो खुद मन ही मन कहती है, नहीं, मैं ऐसे नहीं, 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 मैं ऐसे नहीं रह सकती। वो अपना मोबाइल उठाती है और अपने पापा को फ़ोन करती है, जो कि इसी घर में थे, कपूर मेंशन में ही थे। उसके पापा फ़ोन रिसीव करते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटा, हम तो यहीं पर हैं, फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, डायरेक्ट आ जाती। तो अनिका कहती है, पापा, हाँ बेटा, पापा वो मैं सोच रही थी कि मैं कंपनी ज्वाइन कर लूँ। कंपनी? हाँ हाँ पापा, ठीक है, कर लो। ठीक ठीक है पापा, हम कल से। ओके, ठीक है, कल से ऑफिस आ जाना। ठीक है पापा। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। ये कह सकते हैं कि अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रखने के लिए, अपना ध्यान जो है भटकाने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए और हाँ, शांति से सोचने के लिए उसे थोड़ी-सी चेंजेस की ज़रूरत थी, जगह चेंज करने की, माहौल चेंज करने की ज़रूरत थी। और वो इसीलिए कंपनी को जॉइन करना चाहती थी ताकि वो काम भी करे और अपने आप को सोचने समझने के लिए टाइम भी दे। हालाँकि सिया ने उसे 2 दिन का वक़्त दिया था और आखिरी दिन आज था। आज का दिन आखिरी था, उसको जवाब देनी थी। लेकिन उसे पता चला था कि उसकी दी और उनकी पार्टनर जो है हरिद्वार जा रहे हैं अपने माता-पिता की अस्थियाँ को विसर्जन के लिए। क्योंकि आखिरी टाइम में सिया के माता-पिता हरिद्वार जा रहे थे और उनकी यात्रा पूरी नहीं हो पाई थी। तो उस यात्रा को पूरी करनी भी ज़रूरी थी। इसीलिए वो लोग वहीं पर जा रहे थे। यही सारी चीज़ें सोचते-सोचते अनिका जो है सोफ़े पर पता नहीं क्यों और पता नहीं कब और कैसे टिक लगाए बैठे-बैठे ही सो जाती है। और उधर अवनी जो है अपनी पर्सनल स्टडी रूम में जाती है और जाकर काम करने लगती है। बहुत देर तक काम करती है। काम करते-करते थक जाती है तो वो उठकर जाकर बेड पर लेट जाती है और अपनी आँखें बंद कर लेती है। उसकी आँखों के सामने अनिका का वो तस्वीर, अनिका की वो खुशी, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। वहीं अवी के कमरे में अवी और सिया सो रहे थे। तभी तभी सिया की चीखने की आवाज़ आती है। अभी झटके से उठकर बैठ जाती है, कहती क्या हुआ सिया, क्या हुआ? सिया जो कि पसीने से लथपथ थी, हाँफ रही थी, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, रो हाँफते हुए बस यही कह रही थी, मम्मी पापा पापा कहाँ चले गए? मुझे उनके पास पास जानी है, मुझे मुझे मम्मी पापा मैं आ रही हूँ, यही सब बोले जा रही थी। अवनी अभी समझ जाती है कि उसने कुछ बुरा सपना देखा है। वो उसको अपनी बाहों में ले लेती है, उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, रिलैक्स, रिलैक्स है, सब ठीक है, सब ठीक है। मम्मी पापा, सिया सिया होश में आओ। ये सिया वो जो है उसको थपथपाते हुए उसके चेहरे पर हाथ से थपथपाते हुए कहती है, सिया 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 जो कि थोड़ी घबराई हुई थी, वो अपने सिर उठाकर अभी को देखती है और उसको टाइट हग कर लेती है और कहती है, कहाँ चले गए मम्मी पापा, कहाँ चले गए, क्यों मुझसे नहीं मिले, क्यों मेरा इंतज़ार नहीं किया? अभी उसकी ये बातें सुनती है, उसको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत। और कहती है, रिलैक्स है, सब ठीक है, वो कहीं नहीं गए, वो तो हमारे दिल में है ना, वो कहीं नहीं गए। मुझे जानी है, कहाँ जानी है? उनसे मिलनी है, उनसे मिलनी है, लेकिन हम कैसे मिल सकते हैं? नहीं, मुझे जानी है, मुझे मम्मी पापा से मिलनी है, मुझे जानी है। वो ये सारी बातें जो है बोली जा रही थी। उसने सपना में कुछ तो देखा था, शायद अपने पेरेंट्स को या उनसे रिलेटेड कुछ। सिया अभी को देखती है और अभी को देखते हुए कहती है, मुझे मिलना है मम्मी पापा से। वो सपने से शायद बाहर नहीं आई थी या खुद को ही शायद कुछ पलों के लिए भूल गई थी कि वो कहाँ पर है और उसके माता पिता जा चुके हैं। खैर, जब अभी देखती है कि सिया अपने होश में नहीं आ पा रही है तो वो बड़े ही प्यार से उसको अपनी बाहों में कस लेती है और तुरंत उसके होठों पर अपनी होठ रख देती है और उसको प्यार से किस करने लगती है। ये टच, ये छुअन इतना प्यार भरा था, इतना प्यार भरा
कि सिया धीरे धीरे शांत होने लगती है। अभी धीरे से उसको बेड पे लिटा देती है और लिटाते हुए उसको बड़े ही प्यार से, बहुत प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए उसके लिप्स को बस किस किए जा रही थी। इस किस के दौरान धीरे धीरे अब प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, दोनों साथ में है। सिचुएशन जैसी भी हो, बस प्यार के दो फल मिल जाए तो और क्या चाहिए। भले ही सिया कुछ पल पहले अपने सपनों में उलझी हुई थी, अपने माता पिता में खोई हुई थी, लेकिन जैसे ही अभी की प्यार भरे टच उसको फील होती है, धीरे धीरे वो खुद को शांत करने लगती है। ये यूँ कहूँ उसका मन, उसका दिमाग और उसका हर एक चीज़ शांत होने लगता है। और बड़े ही प्यार से उसने भी अपने दोनों बाहों का हार अभी के गले में डाल देती है। और जैसे ही ये होता है, अभी अपनी आंखें खोलकर सिया को देखती है। सिया की आंखें बंद थी, उसकी आंखों से आंसू गिरे हुए थे, लेकिन चेहरे पे शांति साफ नजर आ रही थी। धीरे धीरे करके अभी अभी जो है उसको प्यार से बस किस कर रही थी। थोड़ी देर किस करने के बाद वो उससे अलग होती है और सिया को देखती है। सिया अपनी आंसू भरी आंखों को खोलते हुए अभी को देखती है। तुम ठीक हो? सिया हाँ में सिलाती है। क्या हुआ है? सिया कहती है, मम्मी पापा, शायद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, वो बहुत बेचैन है, वो मुझे बुला रहे थे। अभी अभी उसके फोrehead पे किस करते हुए कहती है, ये तो होना ही था। जब तक उनकी बेटी उनको विदा नहीं करेंगी, उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तुम यहाँ तड़प रही हो तो जाहिर सी बात है उनकी भी तो रूहें तड़प रही होंगी ना। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर कौन माँ बाप खुश रहेंगे? सिया कुछ नहीं कहती, बस अभी को देख रही थी। अभी वहाँ से साइड होने ही वाली थी। सिया सिया जो है उसके गले में अपने हाथों को कस लेती है और कहती है, प्लीज़ प्लीज़ कहने की देर थी, बस अभी समझ जाती है और उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो सिया के फोrehead पे एक बार फिर से किस करती है और कहती है, तुम यही चाहती हो? सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। बस उसको यही करने की देर थी, बस अभी को उसका जवाब मिल चुका था। वो सिया को एक बार फिर से जो है उसको किस करने लगती है। वो कहते हैं ना, दर्द को प्यार से दूर किया जा सकता है। अभी अभी जो है अभी यही काम कर रही थी। उसको पता था कि उसकी बीवी, उसकी वाइफ कितने दर्द में है, कितनी तकलीफ़ में है। बस बस उसकी प्यार की ज़रूरत है। अगर उसे वो प्यार मिले तो शायद थोड़ी से दर्द कम हो सकते हैं। उसका ध्यान हट सकता है उन चीज़ों से। हालाँकि ये कुछ पलों के लिए ही होता है, बट अभी के लिए तो काफ़ी था ना। अभी अभी जो है उसको किस करते हुए आगे बढ़ती है, उसके गले पर आ जाती है, हल्की-हल्की बाइट के साथ बस उसको प्यार कर रही थी, उसको किस कर रही थी और सिया भी उसका साथ दे रही थी। उसके गले में उसके दोनों हाथ थे और बड़े ही प्यार से उसका साथ दे रही थी, हर एक चीज़ में साथ दे रही थी। अभी धीरे से उसकी जो साड़ी की पल्लू थी साइड कर देती है और बहुत ही प्यार भरी नज़रों से सिया को देखने लगती है। सिया जब देखती है कि अभी रुक चुकी है, वो अपनी आंखें खोलकर अभी को देखती है, जो अभी बस उसी को प्यार भरी नज़रों से देखे जा रही थी। उसकी नज़रें उसके गले से होते हुए उसके सीने तक थी। ये देखकर सिया थोड़ी शर्मा जाती है और उसकी आंखों पर अपना हाथ रख देती है। ये होते ही अभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उसके हाथों को अपनी आंखों से हटाती है और अपने लिप्स के पास रखते हुए उसको किस करते हुए कहती है, क्या हुआ? अभी भी शर्म आ रही है? हमारी शादी को लगभग 6 साल पूरे होने वाले हैं। तुम्हें पता है ना, कुछ दिनों बाद हमारी शादी की। सिया हाँ में सिलाती है। हाँ मुझे याद है। हाँ फिर भी तो क्या हुआ? आ रही है तो आ रही है। ओके। वो उसकी आंखों पे किस करते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम जब शर्माती हो ना कितनी अच्छी लगती हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। तुम्हारी ये चेहरे की लाली,
है, मेरे दिल में कई अरमान जगा देते हैं। सिया उसकी होठों पर अपने हाथ रख देती है और कहती कि क्या बोल रहे हो आप? वही जो सच है। इसी तरह दोनों जो थोड़ी देर प्यारी प्यारी बातें करते हैं और अभी अभी जो है बीच बीच में उसको कभी लिप्स पर, कभी चिक्स पर, कभी आंखों पर, ये सारी चीज़ें मतलब बोलते हुए उसको टीस भी कर रही थी और उसको किस भी कर रही थी। इसी तरह दोनों प्यार भरी दुनिया में खो जाते हैं। अभी जो है धीरे से उसके ब्लाउज उसकी बॉडी से अलग कर देती है और बड़े ही प्यार से उसको किस करने लगती है। उसको किस करते हुए थोड़ी सी आगे बढ़ती है, उसके लेवल साइड में आती है, वहाँ पे थोड़ी देर किसेस और थोड़ी सी खेलती है उसके साथ और सिया की हालत बेहद ख़राब हो जाती है। वो उठकर बैठ जाती है। अभी कहती है क्या हुआ? कि क्या क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हैं? अपनी वाइफ को प्यार करें और क्या करें? ऐसे ऐसे कौन करता है? अरे ऐसे कौन करता है? सभी करते हैं, टीज करके। अभी हंसने लगती है और सिया को एक बार फिर से लिटा देती है और उसके ऊपर आते हुए कहती है वाइफी, वो क्या है ना, कभी कभी ना थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ती है ना, वरना मेरी वाइफ बोर नहीं हो जाएगी। ये बोल कर वो उसके लिप्स पर अपनी लिप्स रखती है और एक बार फिर से उसको किस करने लगती है। करीबन 1 घंटे बाद दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं और पूरा करने के बाद एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते हैं। कहने को अभी सिया का दिमाग और दिल दोनों अभी की तरफ मुड़ चुका था। कुछ पलों के लिए वो उसके दिमाग से अपने माता पिता की सारी चीज़ें निकल चुकी थी, लेकिन कि उनको भूल पाना इतना आसान था? हाँ, कुछ पलों के लिए हम माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी ना निकाल सकते हैं। थोड़े टाइम लगेंगे, लेकिन वो खुद को संभाल लेगी, ये तो सबको पता था। सिया बहुत स्ट्रांग थी, घर में सभी जानते थे। सुबह के लगभग 7 बज रहे थे। सिया उठ चुकी थी, नहा धोआ कर अच्छे से मंदिर जाकर पूजा वगैरह कर चुकी थी ऑलरेडी। अभी भी उठ चुकी थी और लेकिन अवनी अवनी अपने स्टडी रूम में सो रही थी। तभी स्टडी रूम का जो है दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। अभी अवनी जो है उसकी नींद खुलती है, वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे सिया खड़ी थी हाथों में पूजा की थाली लिए। भाभी माँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चा, क्या हुआ? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कमरे में गए थे तो तुम नहीं थे। ओ नहीं भाभी माँ, वो मैं काम कर रही थी ना, काम करते हुए ना जाने कब नींद लग गई, यहीं पर सो गए थे। अच्छा, अंदर आओ। नहीं भाभी माँ, आप अंदर चलो ना, मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे भी फ्रेश होनी है। अरे पर आरती, हाँ मैं लेती हूँ ना। ये बोलकर वो दोनों हाथों से आरती लेती है और लेकर झुककर अपनी भाभी माँ के पैर छू लेती है। सिया भी उसके सिर पे हाथ रखती है और कहती है तुम्हें सच में अमेरिका जानी है? हाँ 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 भाभी माँ, मुझे जानी है। जो प्रोजेक्ट है ना वो बहुत बड़ा है और मैं खुद करना चाहती हूँ इस चीज़ को। अच्छा बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक ठीक है, जाओ फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, नाश्ते का टाइम हो रहा है। हाँ 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 भाभी माँ, मैं आ रही हूँ, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। ये बोलकर अभी जो है स्टडी रूम का जो है डोर जो है लॉक करती है और लॉक करने के बाद अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। वहीं सिया उसको जाते हुए बस देख रही थी। सिया समझ रही थी का दर्द छुपाकर इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जो उनके अपने होते हैं, जो उनके बहुत करीबी होते हैं, जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे थोड़ी ना छुपी रह सकती। और वही चीज़ अभी अवनी और सिया के बीच में हो रही थी। सिया उसके दर्द को समझ रही थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी? प्यार ऐसी चीज़ है, फोर्सफुली नहीं की जा सकती किसी के साथ भी। आपको हो जाए वन साइडेड तो वो अलग बात है, लेकिन आप अपने चलते अपने सेल्फिश नेचर को सामने नहीं रख सकते ना। भले ही आप कितना चाहो कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसकी खुशी भी मायने रखती है। वो अगर नहीं चाहती आपके साथ रहना, तो बस उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हाँ, इसमें दर्द तकलीफ तो बहुत होती है खुद को, लेकिन क्या कर सकते हैं।
प्यार में दर्द ना हो तो वो प्यार ही क्या। मोहब्बत में जुदाई ना हो तो फिर मोहब्बत कैसी। और इश्क में तड़प ना हो तो वो इश्क कैसी। खैर, क्या कर सकते हैं। सिया वहाँ से चली जाती है। अवनी अपने कमरे में जाती है तो दिखती है कि अनिका, जो कि ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर रेडी हो रही थी, हाथों में चूड़ियाँ और मांग में सिंदूर। अभी वो सिंदूर भर रही थी। ये देखकर अवनी के पैर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और रुकते हुए ही कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र निकाल सकती हो। एक काम करते हैं ना, मैंने पहनाया था ना, मैं ही निकाल देती हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगती है और जैसे ही अवनी के मुंह से ये शब्द निकलते हैं, अनिका की आंखें बड़ी हो जाती है और वो मिरर के ज़रिए उसके पास आती हुई अवनी को देख रही थी और वो झटके से खड़ी हो जाती है और कहती, क्या बोला? हाँ, सही तो बोला। ये मंगलसूत्र, इसे पहनकर क्या करोगी? ये मुझे वापस कर दो। एक काम करते हैं ना, चलो घर वालों के सामने हम क्लियर कर देते हैं चीज़ें कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ये बोलती है ना तो अनिका उसको घूरने लगती है और कहती है, क्या बोल रहे हो तुम चिंता मत करो। मैंने तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, मैं खुद पर ले लूँगी। डोंट वरी। मैं बोल दूँगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम मुझे पसंद नहीं हो। ऐसे बोल के मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी, डोंट वरी, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ती है, उसको कमरे से बाहर ले जाने लगती है। तो अनिका उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है तो अवनी कहती है कि क्या हुआ, चलो ना। नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे पर देखो, जिस रिश्ते में प्यार ना हो और जिस रिश्ते में उम्मीद ना हो, ऐसे रिश्ते को निभाई नहीं जाती। प्यार तो बाद में हो जाती है, लेकिन जब उम्मीदें खत्म हो जाती है ना, तो वो उस रिश्ते में दर्द और तकलीफ की कुछ बचता नहीं है। तो इससे अच्छा बेहतर है कि तुम आज़ाद हो जाओ और अपने लिए जिसे तुम चाहो उसे तलाश कर सकती हो। हाँ, राविदी है, राविदी को भी चाहो तो एक बार आजमा सकती हो। ट्राई करो, शायद मान जाए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलती है, उसकी आंखों में आंखें डाल कर बोलती है। अनिका जब उसकी सारी बातें सुनती है, पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप खड़ी थी और उसकी बातें सुन रही थी। अवनी कहती है, एक काम करते हैं ना, राविदी को लगभग 10 दिन बाद उनको एक सेमिनार के लिए लंदन जानी है। तुम एक काम करो, तुम बिजनेस के बहाने उनके साथ क्यों नहीं चली जाती? अच्छा मौका है। ये बोलकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो स्माइल दर्द भरी थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रही थी, स्माइल के जरिए भी। और अनिका कहीं ना कहीं देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। अवनी कहती है, हाँ अच्छा मौका है ना। मैं एक काम करती हूँ ना, मैं खुद रावी दी से बात कर लूँगी और मैं बोल दूँगी कि तुम्हें अपनी ऑफिस के कुछ काम है लंदन में, वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाए, ठीक है। और ये मंगलसूत्र, इसे तुम निकाल ही दो। इसे पहन कर रखोगे ना तो एक तरह से ऐसा फील होगा जैसे कि तुम किसी अ, कैदी की तरह, या यूँ कहूँ कि किसी के नाम की जंजीर अपने गले में बांध रखा है, उसे निकाल दो। फांसी का फंदा है ना ये। ये बोलकर वो अपने दोनों हाथों को उसके गले तक लेकर जाती है और जैसे ही मंगलसूत्र पे हाथ पड़ते हैं ना, वैसे ही अनिका उसके हाथों को झड़क देती है और कहती है, क्या बोल रहे हो, ये कर क्या रही हो तुम? अरे मैं सही तो कर रही हूँ, इतनी दिखावा क्यों करनी? तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, हम दोनों इस रिश्ते को निभा नहीं सकते और ना ही इस रिश्ते में रह सकते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल भी तैयार थी, मैं आज भी तैयार हूँ। बस तुम्हें ना जाने क्यों इस रिश्ते से आज़ाद होने में प्रॉब्लम है। कहीं तुम्हें मेरे पैसे, मेरी प्रॉपर्टी रास तो नहीं आ गई? कहीं कुछ चाहिए तो नहीं मुझसे? आई थिंक वो डिवोर्स में होता है ना, आधी आधी बंटवारे, कहीं यही तो नहीं चाहिए तुम्हें? अनिका ये जब सारी बातें सुनती है ना, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है। अनिका अवनी को खींच कर एक थप्पड़ लगाती है और ये थप्पड़ लगते ही अवनी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आती है और वो तुरंत तुरंत जो है
अनिका के गले को पकड़ लेती है और कहती है, मैंने बोला था ना, मुझे दोबारा थप्पड़ लगाने की कोशिश मत करना। आह, तो मैं चुप गई ना मेरी बातें। वो कहते हैं ना, सच्चाई चुभती है, कहीं ये तुम्हारी सच्चाई तो नहीं। ये बोलकर वो उसके गले को छोड़ देती है और हंसने लगती है और कहती है, आह, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी ना, इतने पैसे कि तुम पूरी ज़िंदगी खर्चे करती रहोगी तब भी तुम्हें ख़त्म नहीं होंगे। डोंट वरी, रहने के लिए घर, गाड़ियाँ, पैसे मैं सब दूंगी, चिंता मत करो। अम, आज मुझे जानी है, मेरे आने तक तुम जो चाहे वो कर सकती हो, और जैसे ही मैं आऊँगी ना, मैं तुम्हारे सारी चीज़ों का हिसाब कर दूंगी। डोंट वरी, मैंने जो बोला है ना वो मैं ज़रूर करूँगी। अवनी कपूर नाम है मेरा, अवनी कपूर। कपूर अपनी ज़ुबान के बहुत पक्के होते हैं। मिसेस अनिका अवनी कपूर, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ अपने नाम से और अपने रिश्ते से। तुम जो चाहे वो कर सकती हो। ये सारी बातें वो भूल तो रही थी, उसकी आंखों में दर्द था, चेहरे पर स्माइल थी, और अनिका को कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही थी। ये शब्द कहीं ना कहीं उसे चुभ रहे थे, और अवनी ये जानबूझकर उसको बोल रही थी ताकि वो, अनिका जो थोड़ी बहुत चीज़ें उसके मन में है इस रिश्ते को निभाने के लिए, जो बोलती है कि नहीं, मैं अपनी बहन की वजह से मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ, लेकिन वो चीज़ कर नहीं रही थी। उससे आज़ादी दिलाने के लिए, उसको आज़ाद करने के लिए अवनी ने ये स्टेप लिया था कि उसको गलत शब्द का इस्तेमाल करके बोलो और अनिका खुद उससे दूर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें बोलते वक्त उसे तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि अनिका चली जाए, उससे आज़ाद हो जाए। ना ही वो इस दर्द भरी, इस तकलीफ भरी रिश्ते में रहना चाहती थी, और ना ही अनिका को ये झूठे रिश्ते को निभाने की कोई उम्मीद मन में रखने देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अनिका सिर्फ ये कहे कि अपनी बहन के लिए वो इस रिश्ते में रहना चाहती है। ये शब्द अवनी को बहुत तकलीफ देती थी, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है ना, अपनी बहन के लिए इस घर में ज़रूर रही हो, लेकिन ये रिश्ता हम दोनों का है ना, तो हम दोनों के बारे में सोचना चाहिए और निभानी है। थोड़ा टाइम लो, लेकिन इस रिश्ते में एक उम्मीद तो होनी चाहिए ना कि हाँ, इसे निभानी है, भले ही कुछ दिन बाद से ही सही, बट निभानी तो है। लेकिन अनिका की तरफ से कुछ था ही नहीं। वो 1% भी वो ट्राई नहीं कर रही थी इस रिश्ते को निभाने के लिए। और अवनी जानबूझकर उसने ये शब्द, ये वर्ड्स इस्तेमाल किया था। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। और अवनी के बोले हुए शब्द अनिका के ऊपर कैसे असर करेंगे। क्या अनिका सच में अवनी को छोड़कर चली जाएगी? और वो लोग कौन थे जो अवी कपूर उर्फ एके की फैमिली को तकलीफ देना चाहते थे? कौन थे ये? और ये कौन था जो अवी को अपनी बोल रहा था? क्या कोई लवर था या कुछ और? जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। और हाँ, आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे गले में दर्द हो रही है, आपको पता है ये एपिसोड मैंने रिकॉर्ड करते वक्त एक बार में नहीं बल्कि 4 से 5 बार थोड़े थोड़े करके रिकॉर्ड किया है। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी मैंने किया, और बस आप सबके लिए। खैर, मिलते हैं अगले पार्ट में।